हेलो एवरीवन। आज हम हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट के साथ जुड़े हैं जो कि जीएमसी बारह के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। इन्होंने नीट 2025 में बहुत अच्छा स्कोर किया और आज हम इनसे जानेंगे कि इनका क्या तरीका था, किस तरीके से इन्होंने पढ़ाई की, किस तरीके से इन्होंने तीनों सब्जेक्ट के साथ डील किया और ये क्या मैसेज देना चाहते हैं ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं साहिल। तो वेलकम साहिल, आप अपने बारे में सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं। Hello guys, my name is Sahil. I am from Churu. I scored 542 marks in NEET and achieved 16,407 rank. थैंक यू साहिल। जैसे दोस्तों, साहिल ने बताया कि नीट 2025 में साहिल ने 542 का स्कोर किया। तो हम साहिल से जानना चाहेंगे कि ये कौन सा अटेम्प्ट था और अगर ये उनका पहला अटेम्प्ट था तो ये क्या मैसेज देना चाहते हैं जो बच्चे इस साल नीट देंगे, किस तरीके से उनकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। और जैसा कि आप सब जानते हो कि नीट एक टफ एग्ज़ाम है, पर ये इतना भी टफ नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आप इसे फर्स्ट बार में क्लियर कर सकते हो। इसके लिए आपको एकदम कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से पढ़ना है। जैसे कि साहिल ने बताया कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही में डिसिप्लिन। तो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है कि आप रेगुलरिटी और सिंसियरिटी के साथ पढ़ें। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसे कहा जाता है कि नीट एक बार में नहीं निकलता है। साहिल इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिन्होंने एक ही बार में नीट निकाला और इतना अच्छा स्कोर किया। इतना टफ पेपर होने के बावजूद भी साहिल ने बहुत अच्छा स्कोर किया और ट्वेल्थ के साथ ही जो एक बहुमूल्य साल होता है उसने बचाया। तो हम साहिल से जानना चाहेंगे कि वो अपनी सफलता का श्रेय सर्वप्रथम किसको देना चाहते हैं और उनकी इस पूरी यात्रा के दौरान क्या क्या सहयोग रहे, किस तरीके से उन्होंने मेहनत की, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। मैं अपनी सफलता का श्रेय मेरे पेरेंट्स को और जो मेरे टीचर जिन्होंने मुझे पढ़ाया उनको, और स्पेशली मैं अपना श्रेय अपने भाई को देना चाहूँगा जिसने 2 साल मेरे साथ सीकर में रहकर मुझे पढ़ने में मेरी हेल्प की। और मुझे जो भी कोई भी परेशानी आई तो वो मेरे साथ वहाँ पर खड़े थे। जिस तरीके से साहिल ने बताया कि उसके साथ उसका भाई पूरी तरीके से अड़िग रहा, उस पर कॉन्फिडेंट रहा, तो बच्चों आपको भी उसी तरीके से मोटिवेट रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। हो सकता है कि अभी आपके मार्क्स कम आ रहे हो, ऐसी सिचुएशन हर स्टूडेंट के साथ आती है। साहिल ने जब प्रिपरेशंस की होगी तो साहिल के साथ भी ऐसे बहुत सारे पड़ाव आए होंगे जब उसके टेस्ट में नंबर कम आए होंगे और साहिल भी फिर वापस एक बार खड़ा हुआ और उसने मेहनत की। तो हम साहिल से जानना चाहेंगे कि जब वो एग्ज़ाम्स देते थे तो उनके स्टार्टिंग में क्या मार्क्स आ रहे थे और किस तरीके से उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया पूरे साल में। स्टार्टिंग में मेरे भी लगभग बहुत कम मार्क्स आया करते थे, जैसे 720 में से 500 मार्क्स, 550 मार्क्स। पर मैंने अपनी कभी हिम्मत नहीं हारी और मैं हमेशा इम्प्रूवमेंट करता गया और लास्ट में आते आते मुझे 680 690 इतने मेरे स्कोर आने लग गए। और आपको यह है कि मतलब आपको कंसिस्टेंसी हमेशा बनाए रखनी है। अगर आपके कम मार्क्स आए तो आपको नाराज़ नहीं होना, आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी है, जो आपके मेंटर है उनसे जाके आप डिस्कस कीजिए और अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट की भावना बनाए रखें। जैसे बच्चों, साहिल ने बताया कि आप अगर मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो डरने वाली कोई बात नहीं है, मार्क्स धीरे धीरे इम्प्रूव होंगे, धीरे धीरे आपके स्कोर्स आएंगे। स्टार्टिंग में साहिल के भी मार्क्स बहुत कम आ रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने मेंटर से बात की। आप भी अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। अगर आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो अपने आप पे बिलीव कीजिए। तो साहिल से अब हम पूछना चाहेंगे कि उन्होंने फिजिक्स के साथ कैसे डील किया, क्योंकि 2025 का पेपर था फिजिक्स के लिए बहुत ही एक तरीके से अलग टाइप का पेपर था। तो हम साहिल से जानना चाहेंगे कि उन्होंने फिजिक्स से कैसे डील किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नीट के पेपर में हमें स्पेशली 3 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जिसमें फिजिक्स जो है वो एक हार्ड सब्जेक्ट माना जाता है। पर अगर अगर आप फिजिक्स की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करेंगे, जैसे आपको फिजिक्स में हर एक क्वेश्चन होता है उसका सोल्व करने का एक पैटर्न होता है। आपको क्वेश्चन सोल्व करने का पैटर्न पता होना चाहिए। और उसमें जो भी कोई भी फॉर्मूला आप यूज़ करते हो आप एक नोटबुक में लिख लो। मतलब कोई भी एक चैप्टर वाइज है, उस अकॉर्डिंग आप उस चैप्टर के सारे फॉर्मूला लिखो, उसे बार बार रिवाइज करो, उसे याद रखो। और फिजिक्स का तो ये है कि आपको जो भी आपके मॉड्यूल वगैरह जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल सके वो आप क्वेश्चन बार बार उनको सोल्व करो। और जितने भी पेपर हो आप पेपर ज़रूर अटेंड करें। अगर आपके पेपर की तैयारी नहीं है फिर भी आप पेपर देने जाएं, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो आपको अपने अंदर कमियां देखने को मिलेंगी, क्या क्या कमियां आपको सुधारनी है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने को मिलेंगे, तो आपको जहाँ हो सके वहाँ पर आप
वहाँ से क्वेश्चन लीजिए और उसे सोल्व कीजिए। और रही बात नीट 2025 में फिजिक्स के पेपर की, तो फिजिक्स का पेपर जो था वो हार्ड था। उसे देखकर मैं ज़्यादा घबराया नहीं। मैंने कूल माइंड से सोचा और फिर मैंने फिजिक्स के जो जो क्वेश्चन मुझे पहले आए वो मैंने अटेंड किए, और जो क्वेश्चन मुझे नहीं आए वो मैंने पहले छोड़ दिए। फिर उसके बाद में जैसे मुझे टाइम मिला फिर मैंने उसे करने की कोशिश की, जो क्वेश्चन मुझसे हुए वो मैंने अटेंड कर लिए। बच्चों जैसे साहिल ने बताया कि फिजिक्स में डरने की कोई बात नहीं है, तो डेफिनेटली यही है कि अगर आप फिजिक्स से नहीं डरेंगे तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। फिजिक्स का जैसे साहिल ने एक मंत्र दिया कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाएं, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाएंगे, जो भी आपके फॉर्मूलेज हैं, क्योंकि जो फिजिक्स का पेपर होता है नीट के लेवल पर, वो मैक्सिमम टाइम पे क्वेश्चंस जो पेपर होता है वो फॉर्मूला बेस्ड होता है। आप जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, आप डेली बेसिस पे 30-40 क्वेश्चंस फिजिक्स के लगाएं, जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और फिजिक्स को आप इजीली डील कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट जो साइन ने इंडिकेट किया कि अगर आप कोई फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो उस फॉर्मूले को अगर आप अलग से कलेक्टिवली वे में लिखते हुए चलेंगे तो आने वाले टाइम में जब आप एग्ज़ाम देंगे तो एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में आप उन चीज़ों को रिपीट कर सकते हैं जो आपको हेल्पफुल रहेंगे। तो फिजिक्स के साथ अगर आपको इम्प्रूवमेंट करना है, और फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप अगर कंसेप्चुअली और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ डील करेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। अब साहिल से हम जानना चाहेंगे कि उन्होंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कैसे डील किया, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पैटर्न होता है कि क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं। तो साहिल से हम जानना चाहेंगे कि वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे डील करते थे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको बार बार जो भी उसमें टॉपिक्स आते हैं वो आपको बार बार पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो आप बहुत ही जल्दी भूलोगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको हो सके तो आप जैसे डेली बेसिस पे कि एक मैं वीकली वाइज ये चैप्टर रिवाइज कर रहा हूँ, तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बार बार रिवीजन करनी है। रिवीजन आपको लगभग हर सब्जेक्ट में करनी है, पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बार बार रिवीजन करनी पड़ेगी, वरना आप भूल जाओगे। तो हो सके तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि आप एक अलग नोटबुक वगैरह लगाएं जिसके अंदर आप एक इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह अपने लिख लीजिए और उसे बार बार रिवाइज करते रहिए। तो बच्चों जैसे साइन ने बताया कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मैक्सिमम टाइम ऑफ रीडिंग करना पड़ेगा। अगर आप मल्टीपल टाइम रीडिंग करते हैं तो आप डेफिनेटली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा करेंगे। प्लस उसके साथ आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कीजिए, बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाएं। जब आप कोई चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने केमिकल बॉन्ड पढ़ा, तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के बाद आप उसके 50-60 क्वेश्चंस लगाएं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। होता क्या है कि कई बार हम इनऑर्गेनिक में थ्योरी पढ़ते रहते हैं तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। चीज़ें हमें सब आती हैं लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि सच में वो चीज़ मुझे याद है या नहीं है। तो उसका अगर हमें जांच करना है कि वो सच में मुझे याद है तो वो हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस से ही आएगा। तो एक जगह बैठकर आप 50-60 क्वेश्चन उस चैप्टर्स के लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब साहिल से हम जानना चाहेंगे कि जैसे सब लोग कहते हैं, मैक्सिमम टीचर्स का सजेशन होता है कि आप एनसीईआरटी फोकस कीजिए, एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी कीजिए। क्या साहिल ने भी एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी की, और एनसीईआरटी का क्या रोल है एक नीट देने वाले छात्र के जीवन में? एनसीईआरटी का क्या रोल है और एनसीईआरटी को किस तरीके से डील करना चाहिए, ये हम साहिल से जानने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ साहिल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो नीट में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो सीधा एनसीईआरटी की लाइंस वगैरह उठाई जाती हैं। तो मैं स्पेशली बायोलॉजी में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आप लोगों को प्रीफर करूंगा कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही चाहिए, जो क्योंकि बायोलॉजी में तो किसी भी एक लाइन से कोई भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है। तो एनसीईआरटी की जितनी बार हो सके उतनी बार आप मल्टीपल रीडिंग कीजिए, और अगर कोई जो ऐसा कोई चीज़ है जो आपको टीचर्स ने क्लास में अलग बताई है, वो आप हो सके तो एनसीईआरटी में जो साइड में स्पेस मिलती है वहाँ लिख लीजिए, या फिर कोई स्टिकी नोट्स वगैरह लगा के आप उसमें जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो आप लिख लीजिए, और हाइलाइटर का इस्तेमाल करें, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसे हाईलाइट करते रहिए और एनसीईआरटी बार बार पढ़ते रहिए। तो दोस्तों जैसे साहिल ने बताया कि मैक्सिमम और मल्टीपल टाइम रीडिंग करेंगे एनसीईआरटी, प्लस अगर एडिशनल कोई चीज़ है आउट ऑफ एनसीईआरटी, कोई एग्जांपल्स हैं अगर आपके सर ने क्लास में दिया है तो आप उसको पैरेलली साइड में ही नोट करते हुए चलें। बट आपको मेन जो फोकस रखना है वो एनसीईआरटी पे रखना है, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड जो कि आप कह सकते हैं कि मैं केमिस्ट्री में भी आपको कहना चाहूँगा कि जो इंटेक्स्ट वाले क्वेश्चंस हैं वो भी आप लगाइए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो भी नेम रिएक्शंस हैं वो एनसीईआरटी से पढ़िए। पीछे वाले चैप्टर्स जो हमारे होते हैं लाइक बायोमोलिक्यूल वगैरह चैप्टर्स, ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ से 2-2 क्वेश्चंस आते हैं नीट में, और वो एनसीईआरटी से ही होते हैं। फिजिक्स में भी आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं, मेन की पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं। तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और
अब हम साहिल से जानना चाहेंगे कि उनकी लाइफ में क्या चेंज आया जब वो मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए हैं। उन्होंने जब अपने सपने पूरे कर लिए मेडिकल कॉलेज में, तो उन्हें कैसा लग रहा है जीएमसी 12 में आकर? प्लीज साहिल। जीएमसी 12 में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे कि आप जानते हैं कि नीट की प्रिपरेशन के दौरान बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशंस का सामना करना पड़ता है। पर जैसे ही आप नीट क्लियर करते हैं और जब आपका रिजल्ट आता है तो आपको इतनी खुशी होती है रिजल्ट देख के कि आपने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी जिसके कारण आपको एक कॉलेज अलॉट हुआ है। फिर उस कॉलेज में होने के बाद और कॉलेज में आने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि वहाँ पर आपका अपने सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट होगा। और हम जैसा कि हमारे जो सीनियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव है, वो हमसे अच्छे से बात करते हैं, हम जो भी दिक्कत आती है उसमें हमारा साथ देते हैं। और जो यहाँ जीएमसी 12 का जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है, हमें कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम, तो वो हमेशा हमारी मदद करते हैं। तो दोस्तों, जैसे साहिल ने बताया कि लाइफ सडनली चेंज हो जाती है, एकदम से चेंज हो जाती है। नीट के प्रिपरेशंस के दौरान हम कंप्लीटली डिप्रेशन वाली स्टेज में होते हैं, कंप्लीटली स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस। लेकिन आपको स्ट्रेस में नहीं रहना है, आपको उसको एज ए पॉजिटिव वे में लेना है कि आगे चलकर आप भी एक अच्छे से मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, वहाँ भी आपको बहुत सारे चीज़ें सीखने को मिलेंगी, आपकी भी लाइफ सडनली चेंज होने वाली है। ये लास्ट के 3 महीने हैं, आप जी जान लगा दीजिए, अपनी जितना भी आप दे सकते हैं अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली हर सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए। जिस सब्जेक्ट में आप कम हैं उसी पे ज़्यादा मेहनत कीजिए, डेफिनेटली वही आपका साथ देगी और आप बहुत अच्छा करेंगे। अब साहिल से हम जानना चाहेंगे कि उनके फ्यूचर्स प्लान क्या हैं, आगे वो क्या देखते हैं कि जीएमसी 12 के बाद जब वो एमबीबीएस कर लेंगे उनके फ्यूचर्स प्लान क्या है, उसके बारे में भी एक बार हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज़। मेरे फ्यूचर्स प्लान है कि मैं चाहता हूँ कि मैं एमबीबीएस की जो अपनी जर्नी है उसे मैं इंजॉय करूँ, और एमबीबीएस की जर्नी के दौरान मैं अपनी स्टडी पे बहुत ज़्यादा फोकस करूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूँ। और यूजी के बाद मैं नीट पीजी का पेपर देना चाहता हूँ, फिर नीट पीजी क्लियर करके मैं एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहूँगा, और चाहूँगा कि ये जो समाज है इसमें मेरी एक बहुत बड़ी अहमियत हो। तो जैसे साहिल ने बताया कि आपको अपनी जो 5 साल की जो लाइफ है, एमबीबीएस लाइफ है, उसको भी अच्छे से एंजॉय करना है, प्लस अपने जो टारगेट्स हैं, अपने जो गोल्स हैं, आपने जो डिसाइड किए थे, आपके पेरेंट्स जो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, उन्हें नहीं भूलना है। कॉलेज लाइफ को एंजॉय करते हुए जो आगे की एग्ज़ाम्स, आपकी नीट पीजी के एग्ज़ाम्स है, उसकी भी पैरेलल प्रिपरेशंस करते हुए चलना है। अगर कोई ऑडियंस साइड से अगर सुन रहा है जो अभी मेडिकल कॉलेज में है, तो ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि वो अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय करते करते हुए भी साथ में अपनी पढ़ाई पे भी फोकस करें, तो आने वाले समय में आप बहुत बढ़िया डॉक्टर बनेंगे। और यही हमारी शुभकामनाएं हैं साहिल के साथ भी कि वो आगे चलकर बहुत बढ़िया डॉक्टर बने और इस देश की सेवा करें। तो हम साहिल को धन्यवाद कहना चाहेंगे कि साहिल अपना समय निकालकर हमारे साथ जुड़े, और जो नीट के स्टूडेंट्स हैं जो नीट 2026 में अपीयर हो रहे हैं, वो एक अच्छा स्कोर कर सके, उन्हें एक मोटिवेशन मिल सके। तो साहिल को धन्यवाद, धन्यवाद साहिल। आपका भी धन्यवाद, आपने मुझे इतना काबिल समझा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और इतना काबिल समझा कि मैं बच्चों को मोटिवेट कर सकूँ। धन्यवाद। धन्यवाद एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर द नीट 2026।